सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है DILR में कि हम कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं सर, क्लास कर लेते हैं, बट फिर जब कोई सेट लगाने बैठते हैं तब वो नहीं लगता है। अगर ये सब आपको नहीं आता है, DI टच भी मत करो। 4 बन रहे थे, एक क्वेश्चन के लिए मैंने बैठ के 5-10 मिनट और स्पेंड कर दिए। ये गलत है, ये आपको कैसे पता चलेगा? एक दिन में कितने सेट लगाने चाहिए, एक दिन में कितने घंटे देने चाहिए, इसका कोई श्योर शॉर्ट आंसर नहीं है बॉस। ये पूरा आपके लेवल पे डिपेंड करेगा। हाय गाइस, ये वीडियो के लिए बहुत लोगों ने डिमांड करी थी कि सर जो लोग अप्रैल से चालू कर रहे हैं प्रिपरेशन, क्या एग्जैक्टली रोड मैप होना चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए। सो हियर इज अ क्विक हाउ टू प्रिपेयर फॉर DILR फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर योर CAT 2025. ओके, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट व्हाट आई हैव डन। What I've done basically is जो आपके पास अब 8 महीने बचेंगे, right, from April to November, I split them into 4 parts. Part 1 is April and May month, जहाँ पे आप concepts और उसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे और बेसिक प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 2 जून जुलाई इंटरमीडिएट प्रैक्टिस। नंबर 3 अगस्त एंड सितंबर एडवांस प्रैक्टिस एंड PYQs पैरेलली करेंगे आप। एंड द लास्ट बिट विच इज योर अक्टूबर नवंबर, जहाँ पे आप मॉक्स करेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे और रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि DILR क्वांट के जैसा नहीं है, उसका सिलेबस वास्ट नहीं है, बट क्योंकि हर सेट अपने खुद में एक अलग टाइप का सेट होता है, द प्रॉब्लम स्टार्ट्स देयर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है DILR में कि हम कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं सर, क्लास कर लेते हैं, बट फिर जब कोई सेट लगाने बैठते हैं तब वो नहीं लगता है। दैट्स बिकॉज यू लैक प्रैक्टिस। तो अंडरस्टैंड कर लो कि DILR में कॉन्सेप्ट्स का अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बहुत मिनिमम रहेगा, बट मेजर चंक इज फॉर द प्रैक्टिस एंड फॉर द टेस्ट। ठीक है, आ जाओ चालू करते हैं, डिटेल में देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 1 अप्रैल एंड मे मंथ। ये जो 2 महीने हैं, ये 2 महीने आप स्पेंड करेंगे टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स इंडिविजुअली फॉर ईच काइंड ऑफ सेट। फिर आप उस पर करेंगे बेसिक प्रैक्टिस। सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस DILR में, और मैं इस पे इतना स्ट्रेस करता हूं हर बार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई भी क्वेश्चन हो आपके, सर सेट का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, प्रैक्टिस। सेट में क्या अप्रोच यूज करना है, कब कैसे यूज करना है, प्रैक्टिस। मेरे को एक्यूरेसी नहीं आ रही है, प्रैक्टिस। मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है, प्रैक्टिस। मेरे से गलतियां बहुत हो रही है, मिस्टेक्स बहुत हो रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं कई बार, प्रैक्टिस। सबका आंसर एक ही है, प्रैक्टिस गाइस। आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे प्रैक्टिस में, उतना आपका DILR बेटर होते रहेगा। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, DILR में ऐसा नहीं होता है कि आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए और क्वेश्चन लगाने बैठो तो ठक 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 सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, नहीं। नो, यस, कोई सेट, कोई परफेक्टेड सिलेबस नहीं है इसका कि ये ऐसा टाइप का ही सेट आएगा। नो, सेट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, आस्किंग एनीथिंग, टेस्टिंग इन लिटरली एनीथिंग। तो फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आप कितना कंफर्टेबल हो जाते हो उस सेट को लेके। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन वाइज DI में आपको क्या करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन में जिन्हें भी लग रहा है कि सर मेरा डेटा इंटरप्रिटेशन वीक है, क्या करना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट। नंबर 1, सबसे पहले बेसिक ऑपरेशंस कंफर्टेबल हो जाओ। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो बेसिक ऑपरेशंस हैं कंफर्टेबल होना ही होगा। whether you are using some technique, some trick, some shortcuts, or you are using the calculator, जो भी कर रहे हो कंफर्टेबल बनो। यस, उधर कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बेसिक्स चीजों में कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला ये। दूसरा फिर होगा पावर्स और रूट्स को समझ लो। जिनके पावर्स याद होते हैं बहुत बढ़िया, नहीं होते हैं कैलकुलेटर है, एंड ऑफ स्टोरी। रूट्स, स्क्वायर रूट्स तक आपका कैलकुलेटर आपको करके दे देगा। उसके बियॉन्ड जो क्यूब रूट्स हैं, या 5th रूट है, या 6th रूट, 7th रूट, 9th रूट, ये सारी चीजें आपको फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। कोई ना कोई या तो ट्रिक यूज करो, या ऑप्शन एलिमिनेशन करो, या फिर ट्रायल एरर करो, वैसे ही कुछ करके आपको वहां पे जुगाड़ करना पड़ेगा। मूविंग ऑन, परसेंटेजेस बहुत ज्यादा जरूरी। मोस्ट DI क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ DI क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे परसेंटेज पूछेगा।
या तो वो आपको डेटा ही परसेंटेज में दे देंगे, आपको एक्चुअल डेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा, या एक्चुअल डेटा दे देंगे, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वन ऑफ द टू थिंग्स विल डेफिनेटली हैपन, बट परसेंटेजेस मैंडेटरी। बिना परसेंटेजेस देखे अगर आप डीआई करना चालू करोगे, आपको सर पाँव कुछ समझ में नहीं आएगा। अगला सिमिलर टू परसेंटेजेस इज रेशियोज। रेशियो से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई एक डेटा दिया हुआ है, कोई एक नंबर दिया हुआ है, उसे हम A/B उस रेशियो में कैसे स्प्लिट करें। अगर यही नहीं आता है तब तो आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ द डीआई सेट इटसेल्फ गोज ऑफ इन द ड्रेन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अगला एवरेजेस। व्हेन आई से एवरेज, स्टैंडर्ड एवरेज तो है ही है, उसके साथ साथ आपको वेटेड एवरेज भी समझना होगा, आपको मीडियन और मोड भी समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी यूटिलाइजेशन होता है इन मोस्ट सेट्स। फिर अगला है बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग, सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग, जहां पे या तो एक वेरिएबल हो या दो वेरिएबल हो या तीन वेरिएबल भी हो, तो भी आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे सॉल्व करते हो, आई लीव ऑल ऑफ दैट टू द क्वांट मास्टर्स। ठीक है, राहुल सर, विनीत सर, दे हैव डन अ ब्यूटीफुल जॉब एक्सप्लेनिंग हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस, मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग देम। इसमें आपको कोई सेकेंड थॉट्स नहीं होने चाहिए। अगर ये सब आपको नहीं आता है, डीआई टच भी मत करो। सर वो एक रेडार चार्ट आया था उस साल पे, सर जो कैंडल स्टिक चार्ट आया था, कोई काम का नहीं है बॉस। ये सारे कोई काम के नहीं होंगे अगर आपको वो डेटा को रख के करना क्या है नहीं पता। समझ गए? एंड देन ऑब्वियसली यू नीड टू लर्न हाउ टू रीड द चार्ट्स। अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं। हर सेशन में हम एवरी टाइम वी पुट द टाइटल ऑफ द चार्ट देयर। लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट्स हो गया, आपके नॉर्मल टेबल्स हो गए, या जो मिसलेनियस चार्ट्स हो गए, जैसे आपका रेडार चार्ट है, ट्रायंगुलर प्लॉट है, बबल चार्ट है, कैंडल स्टिक चार्ट है, इन सब पे सेशंस बैठे हैं। यूट्यूब पर भी पढ़े हैं, अगर आप किसी बैच में हैं तो वहाँ पर भी हम ले रहे हैं। बट प्लीज़ मेक श्योर आपको इतना तो आता हो कि उसमें से डेटा कैसे निकालें। देन द मेजर पार्ट देयर इज, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एनालाइज एंड आंसर टाइप होते हैं, कि आप एक्चुअल बैठ के कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप एनालाइज करके भी आंसर कर सकते हो। बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी वेर यू हैव टू एंड अप डूइंग सम ऑफ द अदर कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये अगर आप कर लोगे, दैट इज एटलीस्ट द फर्स्ट फ्यू बिट्स, है ना। अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है तो डीआई ऑटोमेटिकली स्ट्रांग रहेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड सेगमेंट विच इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में सबसे बड़ा हेडेक क्या होता है कि सर क्लू समझ में नहीं आ रहे, कौन सा क्लू कब उठाते हैं नहीं समझ में आ रहा, क्लू में एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, ये कंडीशन का क्या मतलब है इसमें बहुत दिक्कत हो रही है, इसके पीछे का क्या इन्फ्रेंस है वो समझने में दिक्कत हो रही है। फिर उसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले गेट योर सेल्फ कंफर्टेबल विद रीडिंग द क्लूज। क्लूज कैसे पढ़ते हैं, कैसे कैसे टाइप के कंडीशंस होते हैं। जो आपका डीआरसी है, डायरेक्ट रेलेवेंट क्लू जो होता है, या डीएलसी है, डायरेक्ट लेस रेलेवेंट क्लू जो होते हैं, और जो आईडीसी है, जो इनडायरेक्ट क्लूज होते हैं, उनको हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ना है, किससे चालू करना है, ये आपको बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। फिर हाइड एनालिसिस, ये ट्रेडमार्क मेरा बेस्ट strategy है। I've been using this for a very long time, I've been teaching this for a very long time, and every time almost 99.9% of the time ये आपको आइडिया दे देता है कि आपका जो सेट बनेगा वो किस टाइप का बनेगा। यस, विल यू गेट अ कंप्लीट बे और यू विल गेट एन इनकम्प्लीट बे, या फिर मल्टीपल केसेस बनेंगे, ये आप क्वेश्चंस का एनालिसिस करके ही पता कर सकते हो। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, उठाते हैं सेट निकाला, चालू कर लिया टेबल बनाना। बॉस उस टेबल में क्या क्या कॉलम्स आएंगे, क्या क्या रोज आएंगे, सर हमें कैसे पता कि ये डालना है नहीं डालना है, हमें कैसे पता ये ढूंढना है नहीं ढूंढना है, ये सब आपको क्वेश्चंस में ही पता चलेगा। और ऑनेस्टली आपको मार्क्स भी आपके क्वेश्चंस ही दे रहे हैं, टेबल बनाने के कोई मार्क्स नहीं है, स्टेप मार्क्स वगैरह नहीं होते यहाँ पे, है ना। अगला फिर चलते हैं टॉपिक वाइज, राइट। बेसिक रूल्स ऑफ अरेंजमेंट समझ लो। लीनियर अरेंजमेंट्स में लेफ्ट राइट इमीडिएट राइट क्या होता है, यस। इन बिटवीन क्या होता है। सर्कुलर अरेंजमेंट्स में फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉकवाइज क्या है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, यस। सेकेंड वुड बी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मेजॉरिटी क्वेश्चंस आप डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ही होगा आपका, यस। वेदर इट इज स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर शेड्यूलिंग बेस्ड हो गया, प्लेसमेंट बेस्ड हो गया, टिक एंड क्रॉस हो गया, दैट इज क्रॉस हैचिंग हो गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे जाओ आप, पजल्स में जाओ आप, कैसा भी क्वेश्चन हो, राइट। इवन वेन डायग्राम्स तक भी अगर आप जाते हो तब भी आपको पता है कि वो टेबल से सॉल्व हो सकता है। सो यू हैव टू गेट वेरी वेरी कंफर्टेबल विद इट, और वो कंफर्टेबिलिटी कब आएगी, जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे। फिर टूर्नामेंट के फॉर्मेट्स,
राउंड रॉबिन, डबल राउंड रॉबिन, नॉकआउट, ये क्या फॉर्मेट है, इनका बेसिक्स, कितने टोटल मैचेस होंगे, कितने टीम्स हैं, उसके बेसिस पे कितने टोटल मैचेस होंगे, हर टीम कितना मैच खेलेगी, हर गेम में जो भी आपका सेट आता है उसमें अलग अलग रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड रूल्स होते ही हैं, उसके अलावा कुछ और एडिशनल चीजें भी वो करते हैं, जहां पे कहीं पे सडन नॉकआउट हो जाता है, कहीं पे पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से होता है, सो यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद दैट। एंड देन नंबर पजल्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है बस। ये नंबर पजल बेस्ड कंडीशन जरूरी नहीं है कि पजल्स वाले क्वेश्चन में ही आए, ये कहीं पर भी डाल देंगे। पॉइंट्स में आपको इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू डायरेक्ट पॉइंट्स, वहां पे कोई पजल डाल देंगे, बोलेंगे कि इनके टोटल पॉइंट जो है वो एपी में। अगर आपको एपी नहीं पता तो आप वो कंडीशन को रख के क्या करोगे, समझ रहे हो? तो क्वांट यू हैव टू बी गुड विथ, स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग पे जब आप जा रहे हो तो आपका वर्बल भी स्ट्रांग होना चाहिए, रीडिंग द कंडीशंस, अंडरस्टैंडिंग देम, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं आती है पहले उन पे वर्क करो, ठीक है? तो ये है, दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग इन द फर्स्ट 2 months, गेट कंफर्टेबल विथ ऑल ऑफ दिस। सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, यूट्यूब पर भी पढ़े हैं एंड ऑन द पेड बैचेस ऑल्सो, ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है? जब आपका अप्रैल और मई हो जाएगा, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, यू हैव योर डीपीपीस, यू कैन सॉल्व विथ योर डीपीपीस, देयर आर फाउंडेशन वीडियोस ऑन द यूट्यूब, यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम देम ऑल्सो, ठीक है? फिर चलते हैं जून जुलाई, राइट? व्हेन यू जंप टू जून जुलाई, आप चालू कर रहे हो इंटरमीडिएट प्रैक्टिस। क्यों? कॉन्सेप्ट्स आपके सारे सॉर्टेड है बॉस, ऑल योर कॉन्सेप्ट्स आर सॉर्टेड। 2 महीने आपने लगातार कॉन्सेप्ट सॉर्ट कर लिए, अब आप प्रैक्टिस पे घुसो, फुल ऑन प्रैक्टिस मोड। कहाँ से करना है प्रैक्टिस, कैसे करना है प्रैक्टिस, आई लीव दैट टू यू, बट इफ यू आस्क मी, हियर आर माई सजेशंस। बुक्स यूज करो, डीपीपीज यूज करो। डीपीपीज का एडवांटेज ये है कि ये डीपीपीज जो हैं कंटेंट टीम बनाती है, बट हम लोग उसे रिव्यू करते हैं। यस, वी मेक द वीडियो सोल्यूशंस फॉर इट ऑल्सो। तो जब ये हो जाता है, दैट मीन्स दीज आर फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, बेस्ट डीपीपीज है, बेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, राइट? कंप्लीट करो। और ये सिर्फ आपके बैच में नहीं, यूट्यूब के जो भी बैचेस होते हैं, जो फाउंडेशन बैच होते हैं, जो प्रैक्टिस बैचेस होते हैं, वहां पर भी डीपीपीज होते हैं, and most of them are free also, so just go on to the app and search for it and start practicing them. सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, मटेरियल कम पड़ रहा है? नहीं बॉस, इतना प्रैक्टिस फॉर फ्री में पड़ा है, इतना मटेरियल फॉर फ्री में पड़ा है, इधर इसी चैनल पे इतना सारा पड़ा है कि आपको कभी कमी हो ही नहीं सकती। यू कैन नेवर रन शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। ये है कि आपका शायद मन भर जाए कि सर बस है, अब इतना हो गया, ये कभी नहीं होना चाहिए। देयर इज नो सैचुरेशन पॉइंट, सर इतना कर लूँ काफ़ी है, ये कर लूँ बस है, सिर्फ डीपीपीज लगा लूँ बस है, ये बुक का ये एलओडी लगा लूँ बस है, नहीं है बस। समझ रहे हो? ये आपका कॉलेज का एग्जाम या स्कूल का एग्जाम नहीं है जहाँ पे इतना कर लो काफ़ी है, ये क्वेश्चन बैंक आ गया, यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन हैं, उसमें से आप 50 भी कर लो तो भी आप पास हो जाओगे। भाई ये पास फेल वाला एग्जाम ही नहीं है, ये रैंक वाला एग्जाम है। अगर आपको लग रहा है कि ये लेवल पे, ये स्टेज पे मेरा इनफ है, तो आपको उससे बियॉन्ड करना ही पड़ेगा, बिकॉज समवेयर one of your peers, one of your competitors is actually sitting and doing that. तो ये प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे कंपटीशन है बहुत सॉलिड वाला। जितना जल्दी आप ये रियलाइज करोगे, जब आप ये सवाल पूछना बंद कर लोगे कि इतना कर लूँ काफ़ी है, एक दिन में कितने सेट लगाने चाहिए, एक दिन में कितने घंटे देने चाहिए, इसका कोई श्योर शॉर्ट आंसर नहीं है बॉस, ये पूरा आपके लेवल पे डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है यू आर कंफर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट्स, तो फिर क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, फिर उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दो, दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। बट अगर आपको उसका सर पैर, उसका बेसिक्स भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप मेरे को पूछोगे कि सर कितना घंटा देना है, मैं बोलूंगा कि भाई 2 घंटा दो, 2 घंटा दो। अब ये 2 घंटा वो स्टैंडर्ड कहीं पे रिकमेंडेड नहीं है कि ये 2 घंटा काफ़ी है, समझ रहे हो? आई होप दैट्स अंडरस्टैंडेबल, ठीक है? तो डीपीपीज लगाओ सबसे पहले एंड देन गो टू द बुक्स। बुक्स में भी आप पूछते हो कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए, सो मेनी बुक्स इन द मार्केट, पीडब्ल्यू खुद के बुक्स हैं, स्टार्ट यूजिंग दोज। इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर क्वेश्चंस और भी ज़्यादा चाहिए हमें, क्योंकि इसका और इसका कोई लिंक नहीं है। आपको अगर लगता है कि यही क्वेश्चंस हमने डीपीपीज में भी लगाए हैं, नहीं, देयर इज नो लिंक बिटवीन दीज टू, राइट? ये अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है। स्टार्ट ऑफ विद यूजिंग एनी बुक्स इन द मार्केट, जहां पर भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, चालू करो, ठीक है? नेक्स्ट, गोइंग टू द अगस्त सितंबर पार्ट।
अगस्त सितंबर एक ऐसा टाइम है जहां पे आप या तो अगर आप बराबर से फॉलो कर रहे हो, है ना, बराबर से आप प्रिपरेशन अपना स्मूथली चल रहा है, तो आपको हल्का हल्का कॉन्फिडेंस यहाँ पर आ जाएगा। या फिर अगर आप शुरू वाले ही पार्ट में डगमगा गए, वहीं पे अगर आप कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ बाद में करेंगे अभी तो बहुत टाइम है, यस, ये अगर आप सोचने लग जाते हो, क्योंकि यही करते हैं नॉर्मली, यही करते हैं लोग, जब आखिरी के 3-4 महीने बच जाते हैं तो दे कि ठीक है 15 टॉपिक है, 3 महीने हैं, मैं इसको डिवाइड कर लूंगा, 5-5-5 टॉपिक करूंगा, ये नहीं हो सकता, राइट। कैट में ये नहीं हो सकता, क्योंकि कैट का स्पेशली DILR सेक्शन में ऐसा नहीं है कि अगर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो तो प्योर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का ही सेट होगा, नहीं, वहां पे आपको कोई ग्राफ दे देंगे, वहां पे आपके कंडीशंस जो है कोई नंबर बेस्ड कंडीशंस होंगे, यस, कि 1 is 20% मोर देन दैट, द अदर इज इन द रेशियो 3:1 एंड देन द एवरेज इज दिस मच, फिर बैठ के आपको एक एक इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, आपको ट्रायल एंड एरर में भी कंफर्टेबल होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप वर्कआउट करोगे तब है। बट अगर आप ये स्टेज पे आके फिर आप पैनिक कर रहे हो कि सर मैंने तो कुछ भी नहीं करा, तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आप चालू कर देते हो एडवांस्ड प्रैक्टिस। एडवांस प्रैक्टिस के साथ साथ आप PYQs लगा सकते हो। PYQs आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो PYQs को आप एज अ मॉक भी दे सकते हो, यस, अगर आपने अच्छा खासा प्रिपरेशन कर लिया है, स्टार्ट गिविंग PYQs एज मॉक्स यार। उससे और बेटर मटेरियल क्या होगा कि सर क्या ये कैट रेलेवेंट है, बॉस ये कैट का ही पेपर है, बेस्ट है ना, यस। एंड ऐसा नहीं है कि सर कहाँ मिलेंगे हमें, कहीं पर भी अवेलेबल है। फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स कैट, क्योंकि वो आंसर शीट दे रहा है, क्वेश्चन पेपर दे देता है, पेपर्स अवेलेबल हैं, सॉल्यूशंस भी चैनल पर अवेलेबल हैं। ये कई बार हम लोग ये क्लास में भी करवाते हैं, अलग से सेशंस भी करते हैं विद द लेवल कि ये कैट 2023 स्लॉट 1 का सॉल्यूशंस यहाँ पर है, समझ रहे हो। स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, देयर इज नो बेटर मॉक्स देन PYQs। PYQ कोई मॉक बनाओ और उसे मॉक जैसा दे दो। अगर आपको लगता है नहीं सर 2 घंटा दिन में निकालना मुश्किल हो जा रहा है, 40 मिनट्स करो ना। अगर आप अभी DILR का लगा रहे हो, DILR के सारे लगाओ, यस। अब ये है कि जब आप PYQs को एज अ मॉक देते हो, तो अगर 5 सेट है तो आप पांचों सेट वहां पर नहीं कर सकते, करेक्ट, आप 2 सेट करेंगे, 2.5 सेट करेंगे, 3 कर लेंगे, कई बार एक ही होता है जब पेपर डिफिकल्ट होता है। तो फिर ये PYQs का एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए 2 महीने। एंड सी अनलाइक क्वांट जहां पे सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे सेट होता है, और एक सेट को जब आप पहली बार देखते हो, पहली बार ट्राई करते हो सॉल्व करने में, तो कम से कम आधा घंटा 40 मिनट्स लेके चलो एक सेट के लिए। तो जब आप उसका मॉक देते हो, उसके बाद का जो एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्पेशली PYQs में। क्या मैंने 5 में से जो मैंने 2 सेट उठाए, क्या वो सही वाले सेट थे, या फिर मेरे को बाकी 3 में से कुछ उठाना चाहिए था जो मेरे को लगा डिफिकल्ट है बट ईजी है, एक्चुअल में ईजी है ना। और यहीं पे आपके जो है स्ट्रैटेजीज भी बिल्ड होने लगते हैं कि हाँ शायद मेरे को ऐसा कर लेना चाहिए था, शायद मेरे को वो उठा लेना चाहिए था, शायद मेरे को ये सेट का बैठ के पूरा नहीं सॉल्व करना चाहिए था। अगर मैं क्वेश्चन देख लेता पहले ही तो मेरे को पता चल जाता कि ये 5 क्वेश्चंस में से 3 तो ऐसे ही निकल रहे, मेरे पूरा टेबल कंप्लीट करने के पहले ही 3 निकल रहे, तो 5 में से अगर 3 आधा टेबल करके निकल रहा है तो बेस्ट है ना बस, समझ रहे हो, राइट। यहाँ पे आप बुक से कंटिन्यू कर सकते हो प्रैक्टिस करना। आप DPPs में भी जानबूझ के हमने DPPs में ऐसे दिया है कि आउट ऑफ द 6 सेट्स 2 आपके हमेशा डुएबल रहेंगे, 2 आपके मॉडरेट लेवल रहेंगे और 2 एडवांस लेवल के रहेंगे ही रहेंगे, बिकॉज कैट में भी ये होता है, यस। तो वो एडवांस लेवल का आदत डालना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है पता है, जब लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके दिमाग में ये आता है ये अगर कैट में आया तो मैं स्किप करूंगा, कर लेना भाई, अगर ये आएगा कैट में तब कर लेना, अब कैट नहीं दे रहे हैं, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में करो कोशिश, फेल हो रहे हो होने दो, सर बहुत टाइम जा रहा है जाने दो, क्या करोगे टाइम बचाकर, समझ रहे हो। इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बहुत लोग सोचते हैं कि सर आज एक दिन में मेरा एक ही सेट हुआ, बढ़िया है ना, ये एक सेट में जो इतने सारे इंट्रिंसिक कॉम्प्लेक्सिटीज थी, इतना कॉम्प्लेक्स सेट बना था ये आपका, इस सेट में जो छोटे छोटे अप्रोचेस हैं कि ये कंडीशन का क्या अप्रोच है, ये कंडीशन का क्या अप्रोच है, ये कई बार इन अ कॉम्बिनेशन कोई दूसरे सेट में मिल जाएगा। तो यू डोंट हैव यू शुडंट बी लुकिंग एट द सेट एज अ होल कि यार ये सेट मेरे को इतना टाइम लग रहा है, नहीं, क्वालिटी भी देखो उसका, ठीक है।
एंड इसके अलावा जो हमने यूट्यूब पे करवाए हैं अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस सीरीज लेटली, ऑल्सो जो अभ्यास सीरीज चल रहा है, उसके पहले भी बहुत सारे सीरीज करवाए हैं, वो भी आप देख सकते हो। वहां पर भी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस दैट आर वेरी रेलेवेंट टू व्हाट गेट्स आस्क्ड इन कैट। कई बार हम पीवाईक्यूज भी करवाते हैं सो दैट यू गेट द एक्चुअल टेस्ट ऑफ कैट। ठीक है, तो एडवांस प्रैक्टिस पीक मोमेंट है, यहां पे जाके आप यू कांट बैक आउट। एंड देन द लास्ट लेग, आखिरी लेग क्या है आपका, अक्टूबर नवंबर। ये अक्टूबर नवंबर में बैठ के सर क्या इस टाइप के सेट आते हैं, क्या मेरे को ये भी देख लेना चाहिए, सर क्या क्यूब्स एंड डाइस आते हैं, सर क्या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सबका टाइम गया बस। ये सब आपने जो पिछले 6 महीने में अप्रैल से लेके सितंबर तक आपने वो निपटा देना चाहिए था। अक्टूबर नवंबर इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। यहां पे आके सर टाइम ज्यादा लग रहा है, ये जो टाइम ज्यादा लग रहा वाला प्रॉब्लम है ये अब जाके सॉल्व होगा, क्योंकि अब यू आर कॉन्फिडेंट विद सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब आप आपका स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हो कि कैसे सेट को सेलेक्ट करना चाहिए, ऑन व्हाट बेसिस शुड आई पिक अप द सेट, कैसे इमीडिएटली सेट को देखते ही आधा अप्रोच मेरे दिमाग में ही बन जाना चाहिए। ये सारी चीजें विद एक्सपीरियंस विद एक्सपोजर बढ़ेगा। ठीक है, तो मॉक्स में कोई कंजूसी नहीं बॉस, मॉक्स में कोई कंजूसी नहीं। सर 10 कर लूं बस है, 20 कर लूं बस है, 30 कर लूं, 40 कर लूं, जितना करो कम है बॉस। यस, एंड ये नहीं है कि सिर्फ मॉक देते रहो, आज मॉक दिया सर स्कोर कम आया, कल वापस देके देखता हूँ, दूसरा मॉक दिया उसमें भी कम आया, सडनली कोई एक मॉक में बहुत ज्यादा आ गया, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, फिर अगले में वापस कम आ गया, फिर सैड हो गए कि बॉस नहीं नहीं आ रहा है सर, क्या करूं। ये है ना एनालिसिस, इस पे ध्यान देना है आपको। एक मॉक देने के बाद वहां पे क्या क्या गलती हुई, कौन सा सेट हमने सेलेक्ट किया, कौन सा सेट करना चाहिए था, कौन सा किया, जो उठाया भी उस पर कितना टाइम स्पेंड किया, तो इसका जो एनालिसिस है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो आप एरर लॉग मेंटेन करोगे वहां पे, ये आपका अप्रोच बदलेगा, ये आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी बदलेगा। वहां पे जाके फिर आप अपने टाइम पे वर्क कर सकते हो कि बस 40 मिनट्स में अगर मेरे को 3 सेट करने हैं, तो मैं एक सेट पे अगर 10 मिनट से ज्यादा लग रहा है मेरे को, मतलब ये गंदा सेट है, ये नहीं उठाना चाहिए मेरे को। या अगर मैं एक सेट पे इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पांचों के पांचों क्वेश्चन आंसर करने हैं, 4 बन रहे थे, एक क्वेश्चन के लिए मैंने बैठ के 5-10 मिनट और स्पेंड कर दिए, ये गलत है। ये आपको कैसे पता चलेगा? बाय एक्सपीरियंस, बाय गिविंग कैट का मॉक। ठीक है, तो फुल लेंथ मॉक्स दो, इतने मॉक्स दे दो कि जब आप कैट पे जाओ तो आपको वो जो एग्जाम डे जिटर्स होते हैं ना, जो एंजाइटी होती है कि यार क्या होगा कैसे होगा, ये आपको थोड़ा सा काम डाउन कर देगा, क्योंकि आपने 2 महीने लगातार मॉक्स दिए। अगर आप चाहो तो पीवाईक्यूज का मॉक्स यहां पर भी दे सकते हो, समझ गए? राइट, सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी। मेरा यही सजेशन रहेगा। ऑब्वियसली मैंने पहले बहुत सारे शीट्स बनाए हुए हैं, आई मेड अ शीट फॉर 9 मंथ प्रिपरेशन, आई मेड अ शीट फॉर फुल ईयर प्रिपरेशन। आप उन्हें फॉलो करते रहो, कंटिन्यू फॉलोइंग दोस। वहां पे इन डिटेल मैंने पूरा समझाया है। अगर किसी को वो शीट चाहिए तो कमेंट करना शीट, मैं वो शीट का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप गाइज। अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया अब तक तो प्लीज स्कैन दिस QR एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। कंसिस्टेंसी की है, मोटिवेशन नहीं है। जिन्हें भी लगता है कि सर मेरे को वो नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं आ रहा, मतलब आपका आपने ये करियर कोई और रीजन से चूज किया है। ये जो प्रोसेस है कैट दे के MBA करने का, टॉप 20 स्कूल में, ड्रीम 20 स्कूल में जाने का, ये आप कोई और प्रेशर से कर रहे हो, तब ये फिर आपको वो नेचुरल मोटिवेशन नहीं आएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे अगर आप कंसिस्टेंट हैं और डिटर्मिन्ड हैं कि बॉस मैं ये खत्म करूंगा तभी मैं उठूंगा, तब जाके होगा ये। वरना इफ यू स्टार्ट फाइंडिंग एक्सक्यूजेस, देयर आर मल्टीपल टू गिव इन दैट सिचुएशन। ठीक है, तो लगे रहो, स्टार्ट कंटिन्यू प्रिपेयरिंग। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं डालो कमेंट में, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स यू गाइस, ऑल द बेस्ट यार, चीयर्स।